बकवास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज कम हो गए हैं तो कम होने के बाद आप पहले जितना ब्याज कैसे कमाएं। हाउ टू अर्न मोर आफ्टर कट इन फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स। तो अभी जब से मियादी जमा पर ब्याज दर कम हो गई है तब से लोग म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जो केवल ब्याज से ही अपना गुजारा कर रहे हैं वे भी अब म्यूचुअल फंड के बारे में समझना चाहते हैं जिससे कि उन्हें कम ब्याज का नुकसान हो और अब जो अपने जीवन यापन में बदलाव न करना पड़े उन्हें। अगर अभी तक किसी के पास 20 लाख रुपए हैं और उन्होंने बैंक में जमा कर रखे हैं तो शायद सीनियर सिटीजन के तहत अभी तक उनको अच्छा ब्याज भी मिल रहा होगा, लगभग 9% या 9.5% या किसी को 10% तक भी मिल रहा होगा अगर पुरानी डिपॉजिट होगी। लेकिन वो सब डिपॉजिट जो है फिक्स डिपॉजिट जो है अगले 1 साल या 2 साल में मैच्योर होने की स्थिति में होंगी। तो अब जब बैंकों की ब्याज दरों में भारी कमी आ गई है, गिरावट आ गई है, तो सीनियर सिटीजन के लिए अभी भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दर 7% चल रही है। वो भी जो है लगभग 5 साल की। अगर 9% की दर से ही हम ब्याज की गणना करें जो कि पहले आपको मिल रही है तो साल भर के लगभग 1,80,000 रुपए होते हैं, तो जो कि प्रति माह 15,000 रुपए होते हैं, जिस पर 10% टीडीएस भी कट जाता है। यानी कि साल भर के टीडीएस ही लगभग 18,000 रुपया कट जाएगा। तो प्रति माह 15,000 की रुपए की रकम भी कम हो जाएगी। यानी अगर 1,80,000 रुपए मिलते हैं तो प्रति माह आपके 15,000 रुपए होते हैं। 18,000 रुपए अगर कट रहे हैं तो लगभग आपको 1,500 रुपया हर महीने आपका कट जाएगा, लगभग 10%। तो आपको हाथ में जो अभी तक मिल रहे हैं वो 13,500 रुपए मिल रहे हैं। अब जब 7% ब्याज हो जाएगा तो केवल 1,40,000 रुपए साल भर के मिलेंगे और 11,600 रुपए प्रति माह आपके हाथ में आएंगे। और अगर टीडीएस कट जाएगा तो उसके बाद में 10,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ तो आपको बैठे बिठाए लगभग 3,500 रुपये का खर्चा कम करना पड़ेगा। तो फिक्स डिपॉजिट की एक और बात यह है कि आपको ब्याज तो उतना मिलता रहेगा परंतु आपका मूलधन यानी 20 लाख रुपया उतना ही रहने वाला है, जो कि इन्फ्लेशन के कारण आने वाले समय में बहुत ही कम हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखें आज से 5 साल पहले आपके 20 लाख रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज उस 20 लाख रुपए की वैल्यू ज्यादा नहीं है। लेकिन आपने फिक्स डिपॉजिट में जमा करवाया तो 20 लाख आज भी 20 लाख ही है, आप केवल उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसके लिए अब सीनियर सिटीजन को भी अपने निवेश की रणनीति बदलनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि 8 लाख रुपए तक 8% का फायदा सीनियर सिटीजन को देंगे। आप 8 लाख रुपए तो फिक्स डिपॉजिट में ही रखिए और बाकी की रकम को म्यूचुअल फंड में लगाने पर विचार करिए। अब चूंकि 8 लाख तक ही 8% मिलेगा, उसके बाद वाले जो 12 लाख है उस पर आपको फिर वही 7% पर गुजारा करना होगा। तो आप अपने बचे हुए 12 लाख रुपयों को किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाएं। इन रुपयों को म्यूचुअल फंड में एक साथ निवेश ना करें, हर माह 1 लाख रुपयों का निवेश करें। तो आपको बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा भी मिल जाएगा और इस तरह 12 माह में आपका पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में निवेशित भी हो जाएगा। आप फिर पूछेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, जैसे एचडीएफसी टॉप 200 हो गया, आईसीआईसीआई ब्लू चिप हो गया। इस टाइप के जो टॉप के फंड्स हैं जिनमें जो अच्छे शेयरों में निवेश करते हैं, ब्लू चिप शेयर्स में, तो वहां पर घाटे की संभावना कम होती है। कम से कम आपको आपका पैसा उतना ही बना रहेगा या उसमें थोड़ा बहुत हाँ घाटा होगा, लेकिन हाँ लाभ की अगर बात करें तो लाभ अच्छा है। लाभ लगभग ये मान के चले कि कम से कम हाँ जो अभी तक का पैटर्न चला आ रहा है उसके अनुसार 9 से 11%, कई कई जगह पर 15% तक का भी रिटर्न देखने को मिला है। तो ध्यान रखें कि अगर 12 माह के पहले जब भी आप अपने निवेश में से कुछ रकम निकालेंगे यानी कि कुछ यूनिट बेचकर अपने खर्च के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो उस पर हुए लाभ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको टैक्स के रूप में देय होगा जो कि 15% है। ये आपको आयकर देना होगा। अगर आप अपने निवेश में से 12 माह के बाद रकम निकालना शुरू करते हैं
तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि आयकर के दायरे में नहीं आता है, ये एग्जम्प्टेड है, क्योंकि 12 माह के बाद निकालने पर होने वाले लाभ में आयकर में छूट प्राप्त है। हर माह आप अपने ही पैसे आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाए तो आपके लिए और ही बढ़िया है म्यूचुअल फंड से। तो उसके लिए आप क्या करिए, SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का उपयोग करें। जब आप SWP का उपयोग करते हैं तो आयकर की गणना प्रथम निवेश और प्रथम निकास पर होती है। इसे यानी कि फीफो कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मान लीजिए कि अगर जनवरी 2016 में आपने 1 लाख रुपया लगाया था, अब अगर जनवरी 2017 में आप उससे 10% निकाल रहे हैं, माने कि 10,000 रुपया निकाल रहे हैं उसके अंदर से, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 1 लाख, मान लीजिए 1,15,000 रुपये निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 1 लाख रुपया कैलकुलेट करेंगे कि जनवरी 2016 का आपने निकाला, लेकिन हाँ, जनवरी 2016 का निकाला, लेकिन वो बाकी का जो 15,000 है वो फरवरी का आया। तो यहाँ पर हो सकता है दोनों चीजों पर टैक्स लग जाए, क्योंकि जनवरी 2016 में जो आपने इन्वेस्ट किया है वो 12 महीने पूरे नहीं हुए, तो आप वेट करें, जैसा अभी मैंने पहले भी बताया आपको। तो फरवरी में निकाले, 12 महीने कंप्लीट हो जाने थे। और 15,000 रुपए पर अगर आप अगले महीने भी निकालेंगे 1,15,000 रुपए, तो 1 लाख रुपया एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन 15,000 रुपये नहीं होगा, क्योंकि 15,000 रुपये को अभी 12 महीने पूरे नहीं हुए। तो ध्यान रखें कि अपने निवेश को पूरे 12 महीने होने दें। और 12 लाख पर आप लगभग 9,000 रुपये प्रति माह निकालिए, जिससे कि आपका मूलधन 12 लाख जो है उसको भी बढ़ने का मौका मिलेगा। तो बाजार के रुख पर निर्भर करता है कि हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपका ये 12 लाख रुपया बढ़कर 15 लाख भी हो सकता है, 18 लाख भी हो सकता है, और 12 लाख भी रह सकता है, और कई केस में 11 लाख 10 लाख भी हो सकता है। तो ये निर्भर करता है कि आप कितना पैसा निकाल रहे हैं, आपका फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो निवेश करने के पहले अपनी जोखिम क्षमता को जरूर परख लें, और कोशिश करें कि जितना पैसा आपको अभी तक बैंक से TDS कटने के बाद मिलता था उतना ही निकालें। तो जोखिम क्षमता इसलिए बोला जाता है कि कई लोगों को राय देते हैं, लेकिन वो लोग गलत तरीके से निवेश कर देते हैं, या फिर गलत लोगों के कहने पर गलत चीजों में निवेश करते हैं। तो ध्यान रखें, आप निवेश मतलब पूरा निवेश होता है, इंश्योरेंस नहीं होता है। तो निवेश मतलब पूरा निवेश होता है। तो जब भी आप करें, कोशिश करें ऑनलाइन करें। आजकल सब चीजें ऑनलाइन उपलब्ध हैं, आपको ऑफलाइन में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज ले सकते हैं, जो कि आपके हर शहर में CFP मिलेंगे, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो वो एक थोड़ी सी रकम लेंगे, यानी कि फीस लेंगे। जैसे आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई देता है, ठीक है, तो डॉक्टर को आप कभी ये नहीं बोलोगे कि हाँ नहीं मुझे पता था लेकिन मैं फिर भी दवाई ले रहा हूँ। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें विश्वास होता है उसके ऊपर। वैसे ही आप CFP जो है वो आपके फाइनेंस का डॉक्टर है, तो आपको उनके पास जाना चाहिए, उनको फीस दीजिए, वो आपके निवेश का पूरा ख्याल रखेंगे, और आपको अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छे जीवन स्तर को जीने में मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको SWP और ये रिटायरमेंट के बाद की बातों को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आती हैं, हमारी बातें पसंद आती हैं, तो नीचे सब्सक्राइब बटन दे रखा है, आप सब्सक्राइब करें। और हमारे वेबसाइट वित्तगुरु.com पर भी विजिट कर सकते हैं। फेसबुक पर भी पेज है वित्त गुरु, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारे वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें हौसला मिलता है। हम इसी तरीके की एजुकेशनल चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।